पिछले वीडियो में हमने कंक्रीट के बारे में बात की थी और ये बताया था कि यह क्यों एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, लेकिन मैंने इसकी सबसे बड़ी कमजोरी का जिक्र नहीं किया था। नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट और ये है टेक्निकल अत्याचार। आज के एपिसोड में हम कंक्रीट के सीरीज को जारी रखते हुए इसके रेनफोर्समेंट पर चर्चा करेंगे। कंक्रीट की सबसे बड़ी कमजोरी को समझने के लिए हमें पहले मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के बारे में थोड़ा जानना होगा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि मटेरियल्स स्ट्रेस में कैसे व्यवहार करती हैं। यहाँ स्ट्रेस का मतलब चिंता या एंजाइटी से नहीं, बल्कि मटेरियल के भीतर होने वाले उठापटक से है, जो उस पर बाहरी बल के लगने से होता है। स्ट्रेस के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। एक, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जो दबाव की वजह से पैदा होता है। 2, टेंसाइल स्ट्रेस, जो खिंचाव की वजह से पैदा होता है। और तीसरा है शेयर स्ट्रेस, जो एक रेखा या तल के साथ खिसकाने वाले बल की वजह से होता है। अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टीज इन स्ट्रेस के विरुद्ध अलग अलग होती है और सभी मटेरियल हर प्रकार के स्ट्रेस को समान रूप से सहन नहीं कर सकते। और अब अगर हम कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को समझें तो पता चलता है कि कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत मजबूत होता है, लेकिन टेंशन में बहुत ही कमजोर। लेकिन आप मेरी बात मान लें, इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। यहां पर मैं कंक्रीट सैंपल पर किए गए कुछ टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। ये 2 कंक्रीट के सिलेंडर एक ही मिक्सचर से बनाए गए थे, यानी सीमेंट, बालू, गिट्टी, पानी का अनुपात दोनों ही केस में सेम रखा गया था। और अब हम इसे तोड़कर देखेंगे कि टूटने से पहले ये कितना भार सह सकते हैं। पहले हम कंप्रेशन टेस्ट की चर्चा करते हैं। कंप्रेशन के तहत पहला सिलेंडर लगभग 450 केजी वेट पर टूट गया। कंक्रीट के लिए यह बहुत कम है, लेकिन यह कमजोरी इसको बनाने वाले मिश्रण में बहुत अधिक पानी डालने की वजह से है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की बारी। दूसरे सिलिंड्रिकल सैंपल में एंकर बोल्ट डाले गए थे ताकि इन्हें लटकाया जा सके, और इसके जरिए इसे वर्कशॉप की छत पर लटकाया गया। इसके निचले भाग में वजन रखने के लिए बाल्टी बांधा गया, फिर इस बाल्टी में गिट्टी भरा, लेकिन इस सैंपल को तोड़ने के लिए पर्याप्त वजन नहीं था। फिर और वजन बढ़ाने के लिए इस पर लोहे का एक और डंबल रखा गया। रखते ही यह टूट गया। इस बाल्टी का वजन केवल 36 किलोग्राम था। यह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 450 केजी के 10% से भी कम है। इससे यह साबित तो हो गया कि कंक्रीट कंप्रेशन की अपेक्षा टेंशन में काफी कमजोर होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आपको कंक्रीट से रस्सी कभी नहीं बनानी चाहिए, कम से कम। वास्तव में यदि हम कंक्रीट इस टेंशन ना झेल पाने की कमजोरी को ठीक करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाते हैं, तो हमें कंक्रीट से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शायद ही कोई स्ट्रक्चर केवल कंप्रेशन का अनुभव करता हो। वास्तव में लगभग सभी स्ट्रक्चर कई तरह के स्ट्रेस एक साथ अनुभव करते हैं। यह एक बीम के लोड टेस्ट से स्पष्ट हो सकता है। यह बीम शुद्ध कंक्रीट से बनाया गया है और इस बीम पर लोड लगाने से इंटरनल स्ट्रेस पैदा होते हैं, और वे इस प्रकार होते हैं। बीम का ऊपरी हिस्सा कंप्रेसिव स्ट्रेस को अनुभव करता है और निचला हिस्सा टेंसाइल स्ट्रेस का। आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि यदि भार बढ़ाया जाए तो कंक्रीट बीम कहां से टूटने वाला है। यह लगभग तुरंत होता है, लेकिन आप स्लो मोशन में देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि दरार बीम के निचले हिस्से में बननी शुरू होती है, जहां टेंशन सबसे अधिक होता है, और फिर ऊपर की ओर फैलती जाती है जब तक कि बीम फेल नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि मैं यहां क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कंक्रीट अपने आप में एक अच्छा स्ट्रक्चरल मटेरियल नहीं है, क्योंकि इसमें टेंशन का सामना करने के लिए उपयुक्त गुण नहीं है। इसलिए ज्यादातर स्थितियों में हम इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। कंक्रीट और रेनफोर्समेंट दोनों मिलकर एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेस का सामना करता है, जबकि रेनफोर्समेंट टेंसाइल स्ट्रेस का। कंक्रीट में सबसे आम प्रकार का रेनफोर्समेंट डिफॉर्म स्टील बार होता है, जिसे आमतौर पर रीबार या सरिया के रूप में जाना जाता है। अब एक नया बीम बनाया गया जिसमें कंक्रीट के निचले हिस्से में स्टील थ्रेडेड रॉड डाले गए हैं। ये थ्रेडेड रॉड
के थ्रेड सामान्य डिफॉर्म बार की तरह कंक्रीट के साथ ग्रिप बनाने में मदद करेंगे। जब आप लोड लगाना शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि यह बीम पिछले वाले बीम की तुलना में बहुत मजबूत है। अब फेलियर लोड उस लोड से काफी ऊपर है जिस पर बिना रेनफोर्समेंट वाला सैंपल फेल हो गया था। लेकिन दूसरी चीज और जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि फेलियर धीरे धीरे होता है, यानी अचानक से फेल नहीं होता। अब बिना स्लो मोशन के ही फेलियर के पहले दरारें कैसे बनती हैं और कैसे फैलती हैं आसानी से देख सकते हैं। रीबार कंक्रीट को स्टील के साथ रेनफोर्स करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। यह फेलियर के प्रकार को एक ब्रिटल फेलियर यानी बिना किसी चेतावनी का फेल हो जाना से डक्टाइल फेलियर जिसमें पूरी ताकत खोने से पहले क्रैक दिखती है में बदल देता है। यह आपको संभावित आपदा को पहचानने और इसे रोकने या बचने का मौका देता है। रीबार अधिकांश रेनफोर्समेंट स्थितियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यह अपेक्षाकृत सस्ता, अच्छी तरह से टेस्ट किया गया और समझा हुआ है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि यह एक इनर्ट रेनफोर्समेंट है। क्योंकि जैसे ही स्टील बार में टेंशन का सामना करता है इसकी लंबाई बढ़ने लगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टील एक इलास्टिक मटेरियल है जिसके चलते जैसे ही टेंशन कम होता है स्टील बार अपनी पुरानी लंबाई हासिल कर लेता है। लेकिन कंक्रीट के साथ ऐसा नहीं है। जैसे ही स्टील बार की लंबाई बढ़ती है कंक्रीट में सूक्ष्म दरारें पड़ जाती हैं। क्योंकि स्टील कंक्रीट में एम्बेडेड है और ये स्टील की तरह लचीला नहीं है, इसलिए इसमें क्रैक आ जाता है। एक लिमिट तक कंक्रीट में क्रैक पैदा होना कोई समस्या पैदा नहीं करता। आखिरकार हम कंक्रीट से केवल कॉम्प्रेसिव फोर्स की प्रतिरोध करने के लिए कह रहे हैं, जो यह दरारों के साथ भी ठीक से कर सकता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां हम दरारें या अत्यधिक डिफ्लेक्शन से बचना चाहते हैं, जो पैसिव रीबार के रेनफोर्समेंट उससे नहीं बचा सकते। उन मामलों के लिए आप एक्टिव रेनफोर्समेंट पर विचार कर सकते हैं, जिसे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट भी कहा जाता है। प्री स्ट्रेसिंग का मतलब है कंक्रीट को लोड करने से पहले रेनफोर्समेंट पर टेंशन प्रोवाइड करना। ऐसा करने का एक तरीका है कंक्रीट को कास्ट करते समय स्टील रेनफोर्समेंट पर तनाव डालना, यानी इसे दोनों तरफ से खींचना, और इस प्रक्रिया में टेंशन प्रोवाइड करने वाले रेनफोर्समेंट को टंडन भी कहा जाता है। कंक्रीट के सेट होने के बाद टंडन में दिए गए टेंशन को रिलीज कर दिया जाता है। ऐसा करते ही टंडन सिकुड़ना चाहता है, और चूंकि यह कंक्रीट के साथ एम्बेड हो चुका है कंक्रीट को भी सिकोड़ना चाहता है। रेनफोर्समेंट में सिकुड़न घर्षण के माध्यम से कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस ट्रांसफर कर देता है, और इस तरह के बीम को प्री टेंशन प्री स्ट्रेस बीम कहते हैं। रेनफोर्समेंट को प्री स्ट्रेस करने का दूसरा तरीका पोस्ट टेंशन ही कहलाता है। इस विधि में कंक्रीट के सेट होने के बाद रेनफोर्समेंट में तनाव पैदा किया जाता है। ये कैसा करते हैं? ऐसा करने के लिए कंक्रीट के साथ प्लास्टिक या स्टील के कंडुइट भी साथ में कास्ट कर दिया जाता है। बाद में इस कंडुइट में स्टील टेंडन्स डालकर टेंशन प्रदान किया जाता है। यह बीम पारंपरिक रूप से रेनफोर्स्ड बीम की तुलना में अधिक मजबूत नहीं थी, लेकिन लोड टेस्ट के दौरान दरारें बनने से पहले इसने अधिक लोड लिया। इन प्रदर्शनों से यह दिखाने में मदद की कि कंक्रीट के अधिकांश अनुप्रयोगों में रेनफोर्समेंट क्यों आवश्यक है। कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ को जोड़ने के लिए और फेलियर मोड को ब्रिटल से डक्टाइल मोड में बदलने के लिए। पिछले वीडियो की तरह मैं एक बहुत ही जटिल और विस्तृत विषय की सतह को ही छू पा रहा हूँ। कई इंजीनियर अपना पूरा करियर ही रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर का अध्ययन और डिजाइन करने में बिताते हैं, लेकिन मुझे कंक्रीट के साथ खेलने में मजा आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह दिलचस्प लग रहा होगा। मैं कंक्रीट पर इस श्रृंखला को जारी रखना पसंद करूंगा। इसके लिए यदि आपके पास विषय पर प्रश्न है तो उन्हें नीचे कमेंट में पोस्ट करें, शायद मैं अगले वीडियो में उनका उत्तर दे सकूं। देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे बताएं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।